आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपको मैं फोटोसिंथेसिस में जो कच्ची सामग्री यूज होती है उनको हम कैसे साबित करेंगे कि जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको साबित कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम करते हैं विज्ञान में प्रयोग। तो प्रयोगों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब उसके बारे में और हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कल की क्लास में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये जाना था। तो आज हम उसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से इस एक्टिविटी को आपको करना है। ये आपके स्कूल में हो सकती है। इस एक्टिविटी में आपको मैंने बताया था कि 2 प्लांट्स लेने हैं जिन पर प्लांट ए और प्लांट बी लेबल कर देना है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो CO2 का एब्जॉर्बर होता है। तो जब बेल जार के अंदर प्लांट ए को लॉक करके रख देते हैं, उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं, तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है और खाना नहीं बना पाता है। उसके बाद स्टार्च का टेस्ट करते हैं प्लांट ए और प्लांट बी की लीफ में, और उसके बाद हम जान पाते हैं कि किस में खाना कम बना और किस में खाना अच्छी तरह से बना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस इन अ लेबोरेटरी, यानी कि हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रयोगशाला में भी करके देख सकते हैं। हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रयोगशाला में भी करके देख सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो हम जानेंगे। फोटोसिंथेसिस इन अ लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में प्रकाश संश्लेषण, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक एक्वेटिक प्लांट यानी कि हाइड्रिला लेंगे, एक हाइड्रिला नाम का जलीय पौधा लेंगे, और उसको हम एक बीकर में रखेंगे। बीकर में रखेंगे जिसमें आधे से ज्यादा क्या होगा? पानी भरा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम प्लांट को एक ट्रांसपेरेंट फनल से कवर कर देंगे। किससे कवर कर देंगे? ट्रांसपेरेंट फनल या कुप्पी से कवर कर देंगे पौधे को। ठीक है, उसके बाद उस फनल की ट्यूब के ऊपर हम एक इन्वर्टेड यानी उल्टा करके एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे उसके ओपन एंड पर। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज सेटअप करना है वो हमने देखा। हमें चाहिए होगा एक बीकर, आपकी प्रयोगशाला में मिलेगा ये बीकर चाहिए होगा, एक कांच का एक बर्तन चाहिए होगा जो आधे से ज्यादा पानी से भरा हुआ होगा। हमें क्या चाहिए होगी? एक ट्रांसपेरेंट कीप चाहिए होगी, हमें एक पारदर्शी कीप चाहिए होगी, और हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, और हमें ये पॉन्टवीड यानी कि हाइड्रिला का पौधा चाहिए होगा। इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद हम जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप प्रकाश संश्लेषण को अपने लैब में भी करके देख सकते हैं। आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको चाहिए एक बीकर, कांच का एक बीकर चाहिए, आपको एक पारदर्शी कीप चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। तो बीकर में आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ होगा, उसकी पेंदी में आप हाइड्रिला का पौधा रखेंगे, हाइड्रिला के पौधे के ऊपर इन्वर्टेड कीप रखेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, और उस कीप के खुले हुए भाग को कवर करने के लिए उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्टिविटी को करके देखेंगे। तो जब हम टेस्ट ट्यूब को कीप की तरफ उल्टा करके रख रहे होंगे, while inverting the test tube, make sure it does not contain any air bubbles.
उस समय हम ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर कोई एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इस ऑपरेटस को, इस यंत्र को जो हमने बनाया है, इसको हम सनलाइट में रखेंगे और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो एयर बबल्स हैं वो आपको टेस्ट ट्यूब में निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती हुई दिखाई पड़ेगी और हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने लग गई है। इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर सम टाइम एयर बबल्स इन द फॉर्म ऑफ A2 इमर्ज इन द टेस्ट ट्यूब, है ना। तो ये आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा जान लिया कि किस तरह से आपका प्रकाश संश्लेषण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग ये आपने करके जाना, और आपने प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, आपका क्लोरोफिल इज नेसेसरी एंड सनलाइट इज नेसेसरी। ये तीन चीजें जरूरी हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा होने के लिए। इसको भी आपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जाना। कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, एकदम नेसेसरी, इसके बिना नहीं होगा। सनलाइट भी इसेंशियल है, यानी कि आवश्यक है, ठीक है। तो अब हमने पौधों में किस तरह से स्वयं पोषी पौधे होते हैं, किस तरह से वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये आपने जान लिया। आई होप कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट प्रकाश संश्लेषण वाले, फोटोसिंथेसिस वाले अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम मनुष्यों में किस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की जो संरचना है वो होती है और उसमें डाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की। वी ईट फूड डेली, हम रोज खाना खाते हैं, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। मतलब क्या आप सबने कभी सोचा है कि हम खाना खाते हैं तो उसके बाद उस खाने के साथ क्या होता है। What organs form the digestive system and how is the process of digestion carried out? कौन कौन से अंग पाचन तंत्र का भाग हैं और कैसे ये डाइजेशन वाली प्रोसेस पूरी होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपको डाइजेशन यानी पोषण के अंतर्गत आपको पाचन की प्रक्रिया के बारे में जानना है, जो कि मनुष्यों में किस तरह से होती है, इसको आपको ब्रीफ में समझना है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। जो मानव का पाचन तंत्र होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से? पहला तो है आपका एलिमेंट्री कैनाल। पहला क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि वो नली जो उसको आप पाचन नली कह सकते हैं। और उस नली में क्या क्या चीजें होती हैं? दैट इंक्लूड माउथ, आपके मुंह से वो नली शुरू हो जाती है, माउथ, ओसोफेगस यानी कि ग्रसिका, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या अंग आ गए उसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं आपका मुंह से शुरू होने वाली नली, तो मुंह आ गया, ग्रसिका आ गई, पेट आ गया, छोटी आंत और बड़ी आंत। इन अंगों के साथ साथ बच्चों ये आपको बहुत ब्रीफ में 10th क्लास में बहुत ब्रीफ में पढ़ना है। वैसे ये पाचन तंत्र आपको क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था, है ना, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा कम पढ़ा था। अब आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ में पढ़ना है। और इन एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, है ना, कुछ ग्लैंड्स भी उसमें अटैच होती हैं, जिसको हम पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? आपके मुंह में पाई जाने वाली 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, लिवर यानी कि यकृत, और पैनक्रियाज यानी कि
आग्नेयाशय, है ना। तो आपको आपके पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें हैं, आपके पाचन तंत्र की जो नली है, आपकी जो पाचक नली है, वो आपके मुंह से शुरू होती है, माउथ, देन ओसोफेगस जिसे हम ग्रसिका कहते हैं, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं सामान्य भाषा में, जो आपके गले से लेकर के पेट तक की नली है खाने को पास करने के लिए, उस नली को हम फूड पाइप या ग्रसिका या ओसोफेगस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेट कहते हैं, स्टमक कहते हैं, और पेट के अंदर ही उसके नीचे की तरफ, हमें लगता है कि पूरे पेट में ही है, लेकिन स्टमक क्या है, ऊपर की तरफ बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके नीचे की तरफ छोटी आंत पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत पाई जाती है। और इस नली में बीच बीच में ग्रंथियां भी अटैच होती हैं, पाचक ग्रंथियां। तो मुंह में ही 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आपके गले के पास। ठीक है, और फिर अंदर जाने पर यकृत अटैच होता है इसी नली से, लिवर जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद आग्नेयाशय या पैनक्रियाज अटैच होता है। तो एक एक अंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रोल्स दे प्ले इन डाइजेशन। अलग अलग अंगों के बारे में आपको जानना है और इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पाचन की प्रक्रिया में, उसको भी आपको समझना है ना। सबसे पहले आता है आपका मुंह, माउथ। तो अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, केवल एक शब्द, इस शब्द को ध्यान करें, इससे आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्यों में किस तरह का पोषण पाया जाता है। तो मनुष्यों में पाया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्राणी संपोषण पाया जाता है। मनुष्यों में क्या पाया जाता है, प्राणी संपोषण पाया जाता है, यानी कि हम खाने को अपने मुंह के द्वारा खाते हैं और पूरे भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्राणी संपोषण के समान पोषण दूसरे किस जंतु में पाया जाता है। तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मनुष्यों के अलावा अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट को नोट करना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संपोषण मनुष्यों में और अमीबा में पाया जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ, मुंह के द्वारा हम भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, और इस प्रक्रिया को, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। इनसाइड द माउथ, आपको पता है आपके मुंह में क्या होते हैं, टीथ यानी दांतों का एक सेट होता है। मुंह में आपके टंग होती है, जीभ होती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि संख्या में 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां आपके मुंह के अंदर ही मौजूद होती हैं, और इन्हीं लार ग्रंथियों से हम कुछ भी टेस्टी जब देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमारे मुंह में जो पानी आता है वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो होती है लार। और लार जो है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे अलग अलग अंग केवल जो मुंह में ही पाए जा रहे हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है भोजन के पाचन में। टीथ कैसे काम करते हैं, वैसे तो ये आपने ब्रीफ में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपका इसका कोई भी पार्ट मिस ना होने पाए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टीथ की। आपके मुंह में, माउथ और द बक्कल कैविटी, जो मुख होता है उसको हम मुख गुहिका भी कह सकते हैं। बक्कल कैविटी को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी को हम मुख गुहिका भी कह सकते हैं। मुख गुहिका में क्या होते हैं, दांत होते हैं, विच मैकेनिकली ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी फिजिकल तौर पे ये हमारे भोजन को
छोटे 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 स्मॉलर पीसेस में तोड़ने का काम करता है। हम दांत से क्या करते हैं, अपने भोजन को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। दांत जो होते हैं, टूथ टीथ आर रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स इन द गम्स, यानी कि हमारे मुंह में जो मसूड़े हैं, हमारे जबड़े में जो मसूड़ा है, मसूड़े में हर एक दांत के लिए अलग अलग सॉकेट बना हुआ होता है और उसमें ये दांतों की जड़ें जो है वो लगी हुई होती हैं। तो अब ये भी वैसे तो छोटी सी बात है। डू यू थिंक वी हैव टीथ फ्रॉम बर्थ? क्या आप सोचते हैं कि आपको बचपन से, जब आप पैदा हुए थे तब आपके मुंह में दांत थे? तो ऐसा नहीं है। बेबीज डू नॉट हैव टीथ। जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 माह से छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं होते हैं। और ह्यूमंस ग्रो विद 2 सेट्स ऑफ टीथ। मनुष्यों में 2 सेट दांतों के मिलते हैं हमें। पहले जो पहला सेट होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बिगिंस टू ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब हम नवजात शिशु के रूप में होते हैं तब हमारे मुंह में पहला सेट दांतों का निकलना शुरू होता है और 6 महीने के बाद वो दांत निकलने शुरू होते हैं। इसीलिए 6 महीने से छोटे बच्चे को केवल दूध ही पिलाया जाता है, क्योंकि वो खाने को चबा नहीं सकता, ठीक है। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। इसे हम दूध के दांत कहते हैं। These fall off between the ages of 6 and 8। ये जो है 6 साल से 8 साल के बच्चों में ये जो दूध के दांत हैं ये क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ टीथ, यानी कि दूसरा जो दांतों का सेट है वो निकलना शुरू होता है। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो दूध के दांतों की जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि दूध के दांत गिर जाते हैं और वहां पे परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते हैं। दिस सेट लास्ट थ्रू आउट आवर लाइफ अनलेस इट फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और ये हमारे जीवन काल में हमेशा रहते हैं, मतलब बुजुर्गी की एज तक रहते हैं। और उसके बाद कुछ लोगों के दांत गिर जाते हैं, कुछ लोगों के दांत बने रहते हैं। तो अब एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है कि आप शीशे में देख करके अपने दांतों को काउंट करिए। आप देखते हैं आपको अलग अलग तरीके के दांत दिखाई पड़ते हैं आपके मुंह में। दांतों का क्या काम है? ईट डिफरेंट फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ टीथ इज बीइंग यूज्ड टू ईट, बाइट एंड च्यू। किस दांत से आप खाने का काम करते हैं, किससे आप खाने को काटते हैं, किससे आप खाने को चबाते हैं, या किससे आप अखरोट के छिलके को तोड़ते हैं। तो दांतों के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। जब आप शीशे में देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके सभी दांत एक जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं है, ये आश्चर्य आपके लिए होगा। उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। This similarity arises from the fact that each tooth performs a different function। यानी हर एक अलग अलग दांत का अलग अलग काम होता है ना। अब उसकी पोजीशन को और उसका क्या काम है उसको हम समझ लेंगे। जैसे कि आपके जबड़े में इस तरह से अगर दांतों का सेट लगा हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हैं सामने के 4 दांत जो हैं, ये सामने के जो 4 दांत है ये कहलाते हैं इंसीजर्स। यानी कि ये किसी भी भोजन को काटने का काम करते हैं, बाइट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बगल में लेफ्ट हैंड, देखिए ऐसे हाफ हाफ कर लेंगे हम, ये लेफ्ट मान लेंगे, इसको हम राइट मान लेंगे, ठीक है। तो दाहिने और बाएं दोनों तरफ समान दांतों की संख्या होती है। तो इंसीजर्स कितने होते हैं संख्या में? होते हैं 4, 2 दाहिने हाथ पे और 2 बाईं तरफ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? केनाइन्स होते हैं। क्या होते हैं? केनाइन्स होते हैं, जिन्हें हम रदनक भी कहते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं संख्या में? 2। कितने होते हैं संख्या में? 2, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं या किसी को ड्राई फ्रूट्स को तोड़ना है, अखरोट के छिलके को तोड़ना है, तो उसके लिए आपको केनाइन्स का यूज करना पड़ता है। उसके बाद 2 दांत प्रीमोलर्स दाहिनी तरफ और 2 प्रीमोलर्स बाईं तरफ होते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं अग्रचवर्णक। इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अग्रचवर्णक। और ये
हमारे मुंह में दो इधर यानी 4 होते हैं संख्या में। कितने होते हैं? 4 होते हैं संख्या में। और उसके बाद छोटे बच्चों में इतने ही दांत होते हैं। मोलर्स छोटे बच्चों में नहीं होते हैं। मोलर्स थोड़ी सी ज्यादा उम्र होने पर धीरे धीरे निकलते हैं। और ये थर्ड मोलर्स हैं, ये बहुत उम्र पर 25 साल पर भी लोगों के मुंह में थर्ड मोलर्स को निकलते हुए देखा गया है। अब दांत जो निकलने की प्रक्रिया होती है बच्चों, ये होती है थोड़ी सी पेनफुल, है ना। तो इसमें कहीं कहीं पेन भी होता है। इसके लिए कैल्शियम का हमारे शरीर में भरपूर होना जरूरी है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो दांत निकलते समय छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ये अग्र चवर्णक और चवर्णक जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये भोजन को चबाने के लिए होते हैं। ये चबाने का काम करते हैं ना। अलग अलग दांतों के अलग अलग काम हो गए। तो ये आपने देखा कि 16 टीथ एक सेट में लोअर जॉ में, यहां से अगर हम बात करें तो 4 + 2 + 4 + 6, तो कितने हो गए? ये 16 दांत। और 16 ऊपर के सेट में, ये हो गया अपर जॉ में, और 16 ही हो गया लोअर जॉ में। तो अब टोटल हमारे पास कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन 32 हम हर उम्र में नहीं गिन सकते, है ना। 22-23 साल तक तो ये दांत 32 पूरे भी नहीं हो पाते हैं ना। ये बहुत उम्र तक दांत निकलते रहते हैं। तो अब हम इन अलग अलग दांतों के बारे में जान लेंगे। जो इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर्स आर द टीथ प्रेजेंट एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द माउथ। आपके मुंह के सामने की तरफ जो 4 दांत प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंसिजर्स कहते हैं। देयर आर 4 इंसिजर्स इन ईच जॉ, यानी कि ऊपर के जबड़े में भी 4 इंसिजर्स होते हैं और नीचे के जबड़े में भी 4 इंसिजर्स होते हैं, यानी कि टोटल संख्या में होते हैं ये 8। दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। ये खाने को बाइट करने के लिए और खाने को कट करने के लिए काम में आते हैं। फिर हम बात करेंगे केनाइन्स की, यानी कि रदनक की। ये कैसे होते हैं? आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसिजर्स, यानी इंसिजर्स के साइड साइड में दोनों तरफ ये होते हैं। देयर आर 2 केनाइन्स इन ईच जॉ, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में 2 केनाइन्स और नीचे वाले जबड़े में 2 केनाइन्स होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग फूड। किसी भी भोजन को तोड़ने या फाड़ने के लिए यूज करे जाते हैं। और ये संख्या में होते हैं 4। ऊपर वाले संख्या में होते हैं 8, ये होते हैं संख्या में 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? प्रीमोलर्स केनाइन्स के बगल में मिलते हैं। प्रीमोलर्स लाई नेक्स्ट टू द केनाइन्स। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, यानी कि 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं और ये संख्या में होते हैं 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। उसके बाद क्या आते हैं आपके? हम बात करते हैं अग्र चवर्णक की, और अब आप क्या आ गए? मोलर्स, यानी कि चवर्णक। ये कैसे होते हैं? ये प्रीमोलर्स के बगल में होते हैं और आपकी जॉ लाइन के लास्ट में, अंतिम में जो 3-3 दांत होते हैं वो मोलर्स कहलाते हैं। और जब 30 साल की किसी की उम्र हो उस समय अगर काउंट किया जाए तो शायद आपको सारे मोलर्स मिल जाएंगे। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हर एक जबड़े में 6-6 मोलर्स होते हैं, यानी कि कितने हो गए टोटल संख्या में? 12। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। तो 12 क्या होते हैं? मोलर्स। और ये टोटल मिला करके कितने हो जाते हैं? 32 टीथ का सेट हमारे मुंह में होता है। ठीक है। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं, उनमें केनाइन टीथ आर एब्सेंट। ये पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे। उनमें केनाइन टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। एंड द इंसीजर्स आर शार्प टू कट द ग्रास। और इंसीजर्स जो है वो शार्प होते हैं। फिर हम बात करें अगर मांसाहारी की, तो उसको मांस को काटने फाड़ने की ही जरूरत होगी। तो उनके पास क्या होता है? उनके पास इंसीजर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं।
लेकिन जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत एनलार्ज्ड होते हैं, यानी कि बहुत उनके बड़े बड़े कैनाइन्स होते हैं। अगर हम बात करें ओमनिवोर्स की, जो कि हैं मनुष्य, तो इसमें ऑल 4 काइंड्स ऑफ टीथ आर वेल डेवलप्ड। इसमें चारों तरीके के दांत जो हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जो कि कहलाते हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जो दांत हैं, दांतों का एक फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला के नाम से, जिसे हम जानते हैं। इससे आपको याद रहेगा हमेशा कि आपके मुंह में दांतों का सेट जो है वो कितना कितना कौन कौन सा होता है। तो डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ, हम अगर दूध के दांतों के लिए फॉर्मूला की बात करें तो मनुष्यों में 2120 की संख्या में होते हैं। 2 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 0 क्या है। इसमें 2 जो है वो इंसिजर्स है, 1 जो है वो कैनाइन्स है, 2 क्या है, प्रीमोलर्स हैं और 0 मोलर्स। यानी दूध के दांत केवल इंसिजर्स, कैनाइन्स और प्रीमोलर्स होते हैं। छोटे बच्चों में दूध के दांत के रूप में चवर्णक वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। इट मीन्स दैट ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ हैज 2 incisors, 1 canine and 2 premolars. Molars are absent in milk teeth. दूध के दांतों में जो दाढ़ के दांत होते हैं, चवर्णक जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। There are 20 teeth in the milk teeth set. 20 दांतों का सेट होता है छोटे बच्चों में। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस इज 2123, यानी ये अपर जॉ में है और ये लोअर जॉ में है। अपर जॉ में 2123 और लोअर जॉ में भी 2123। It means that each half of the upper jaw and lower jaw has 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. ठीक है, अब ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये दोनों तो शायद आपको याद रहेंगे, पर अगर डॉग्स में और रैबिट्स में, हर्बीवोर्स में और कार्निवोर्स में डेंटल फॉर्मूला की बात की जाए तो वो शायद आपको याद नहीं होगा। ये डेंटल फॉर्मूला है 3143। ये है कुत्तों के लिए, यानी डॉग किस कैटेगरी में आता है, मांसाहारी की कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसमें डॉग्स के पास 3 इंसिजर्स होते हैं, एक एक कैनाइन अपर और लोअर जॉ में होता है, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 2 मोलर्स होते हैं। इसी तरह से हम बात करें हर्बीवोर यानी शाकाहारी की, तो खरगोश में फॉर्मूला कैसा होता है, 2023 अपर जॉ में और लोअर जॉ में डिफरेंट होता है ना। लोअर जॉ में और अपर जॉ में, कुत्ते में भी और खरगोश में भी, दोनों में लोअर और अपर जॉ में डिफरेंस है। डॉग में 3142 अपर जॉ में और 3143 लोअर जॉ में होते हैं, और खरगोश में 2033 अपर जॉ में और 1023 लोअर जॉ में होते हैं। तो अगर हम अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ यानी कि दांतों की संरचना के बारे में बात करें, तो अब देखेंगे स्क्रीन पर बहुत ध्यान से, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। जो दांत होता है, दांत केवल आपको जो ऊपर से दिखाई पड़ता है वो ये क्राउन वाला पार्ट होता है जो आपके मुंह में मौजूद होता है, और ये आपके मसूड़ों के अंदर मौजूद होता है, जो होती है दांतों की जड़। ये मसूड़ों के अंदर मौजूद होती है, जो होती है दांतों की जड़। अब इन दांतों में बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, पहले अगर हम दांत की बात करें तो ये है क्राउन यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये है उसका नेक पार्ट, और ये है इसका रूट पार्ट यानी कि जड़ वाला पार्ट। अब हम उसका, अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि दांत इतने कड़े होते हैं पत्थर के जैसे, तो दांतों में कभी भी दर्द क्यों होता है? क्योंकि दांत जो है केवल बाहर से कड़े होते हैं, अंदर उनके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और पल्प भी पाया जाता है। सबसे बाहर का जो ये हार्ड पार्ट होता है ये कहलाता है इनेमल, और उसके अंदर पाया जाता है डेंटाइन, और सबसे अंदर ब्लड वेसल्स से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, न्यूरॉन्स भी उसके अंदर होते हैं और उनको हम कहते हैं पल्प। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वर्टिकल सेक्शन है किसी भी दांत का जिसमें अलग अलग भाग
पाए जाते हैं। द क्राउन, द पार्ट लाइंग अबव द गम्स, जो दांतों के मसूड़ों के ऊपर की तरफ भाग आपको दांतों का जो दिखाई पड़ता है शीशे में, अगर आप अपने फेस को देखें, मुंह खोल के देखें, तो जो पार्ट दिखाई पड़ता है वो होता है क्राउन। उसके बाद पार्ट होता है द नेक, इट कनेक्ट्स द क्राउन विद द रूट। ये पार्ट जो है वो क्राउन को रूट से कनेक्ट करने का काम करता है। और रूट्स क्या होती हैं? इट लाइज बरीड इनसाइड द गम्स एंड सपोर्ट्स द टूथ। और उसके बाद जो जड़ें होती हैं वो बाहर के दांत को अंदर के दांत से जोड़ने का और सपोर्ट करने का काम करती हैं। अब टूथ जो है वो एक दांत को टूथ कहते हैं, और जब हम बहुत सारे दांतों की बात करते हैं तब हम उसको टीथ कहते हैं। तो टूथ क्या है? टूथ है एक दांत, यानी एक वचन है, और हमारे मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं तो बहुत सारे दांतों के सेट को हम कहते हैं टीथ, है ना? एक वचन और बहुवचन की बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। द व्हाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द इनेमल, इट कंसिस्ट्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। जो बाहर वाला सबसे ऊपर का पार्ट होता है, कड़ा कड़ा, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो किस चीज का बना हुआ होता है? कैल्शियम का बना हुआ होता है। इसीलिए बच्चों को दूध पिलाया जाता है ताकि उनके शरीर में हड्डियों की मजबूती और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम की कमी ना होने पाए। इनर टू द इनेमल, इनेमल के नीचे की तरफ होता है डेंटाइन, विच इज अ सॉलिड टिश्यू एंड कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स। वो एक सॉलिड टिश्यू होता है। डेंटाइन जो है एक कैविटी से इनक्लोज होता है। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। और यही सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी दांत का। इस कैविटी में, दिस कैविटी सप्लाइज द टूथ विद नर्व्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ये जो पल्प कैविटी होती है ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होती है किसी भी दांत की, और इसमें नर्व्स और रक्त वाहिकाएं या ब्लड कैपिलरीज का कनेक्शन होता है। अब क्यों जब हमारे दांतों में दर्द होता है या हमारे दांत सड़ने लगते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो पेन क्यों हम फील कर पाते हैं? क्योंकि वहां पे नर्व्स का कनेक्शन होता है। और नर्व्स क्या करती हैं? नर्व्स आपके ब्रेन को ये संदेश भेजती हैं कि आपके दांतों में कहीं कोई समस्या है, सड़न है, कोई मुश्किल है, और फिर आपको पेन आपके दांतों में फील होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। एट द रूट ऑफ द टूथ इज अ बोन like material called the cement which holds the tooth firmly to the socket। और उसके बाद बोन लाइक मटेरियल होता है सबसे नीचे की तरफ, जिसे हम सीमेंट कहते हैं। और ये क्या करता है? इसी शब्द से आपका जो सीमेंट है उसका नाम पड़ा होगा कि टूथ को सॉकेट में फर्मली जोड़े रखने का काम कौन करता है? सीमेंट ही करता है ना। आप सबको मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, मिठाइयों से हर कोई प्यार करता है, और आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वीट्स आपके दांतों को डैमेज कर देती हैं, मिठाइयाँ आपके दांतों को सड़ा देती हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सही है? लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर। टूथ डिके के बारे में हम जानेंगे कि दांतों का सड़ना, टूथ डिके या दंत क्षरण क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। दंत क्षरण क्या होता है? अ नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन आवर माउथ, दो आर नॉट ऑफ देम आर हार्मफुल। जो हमारे मुंह में बहुत प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं, आप सभी को पता है, सारे के सारे नुकसानदायी नहीं होते हैं, लेकिन इरेगुलर एंड इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ सेवरल हार्मफुल बैक्टीरिया इन आवर माउथ। लेकिन यदि सही तौर पे, रेगुलर तौर पे और सही तरीके से हम अपने दांतों की सफाई ना करें तो हमारे मुंह में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। बच्चों, आज की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जान लिया। आई होप कि आपने सबने उनको नोट कर लिया होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है बच्चों, मुंह से शुरू होती है नली, आपके एनस तक जाती है माउथ, एसोफेगस, आपका स्टमक, लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें 3 ग्लैंड्स भी अटैच्ड होती हैं जो कि होती है सलाइवरी ग्लैंड, संख्या में 3 जोड़ी यानी कि 6, आपका लिवर यानी कि यकृत, और पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय।
आपके मुंह से मैंने शुरू किया, टीथ के बारे में आपको मैंने प्रॉपर बता दिया, किस तरीके से आपके दांतों का विकास होता है, किस तरीके से आपके दांतों का सेट तैयार होता है और कौन कौन से दांत से आप क्या क्या काम करते हैं। कल की क्लास में हम टूथ डिके के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।